हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं एमके स्टडी व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, जो कि पेपर हमारा 29 फरवरी 2024 को है, सुबह 8:30 से 11:45 के बीच में। और यूपी बोर्ड 2024 का है एग्ज़ाम पेपर, बस तैयारी करो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता पढ़ेंगे, ओके गाइस। और मैं आपको बता दूं, आज है तारीख 27, नहीं, आज है 28, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है करीब कितना बज रहा है यार इसमें। अरे भैया, ये घड़ी डाउन है कि कहाँ? यार बढ़िया, घड़ी खराब है क्या? इस समय बज रहा है करीब करीब, अरे यार 22:28। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल 2 बजने वाले हैं, 2 के आसपास टाइम हो रहा। अरे यार ईमा का बज रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईमा तो कुछ अलग ही गिनती चल रही है। अरे यार भैया, मेरे पास टाइम है। अभी का टाइम हो रहा है 1:42 और 28 तारीख है 12वां महीना 2023। और ये हमारा पेपर होगा इस डेट को। तो फटाफट से चलो तैयारी करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग खर्राटे लेके मस्त बढ़िया सो रहे होंगे, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूं, अब सोने वाला टाइम नहीं रहा है, बस पढ़ो बस पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पे। आज हम इसी वीडियो में एक क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, बस वही करीब 5-6 मिनट की होगी। दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं, जो कि इसका इंग्लिश में नेम है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, परिभाषा नहीं सॉरी, इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। मुझसे जो गलती हो जाए मुझे छोटा समझ के माफ़ कर देना, ओके? मुझे पता है। चलिए, जब किसी फर्म का पुनर्गठन होता है, दोस्तों आपको पहले माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जब किसी फर्म का पुनर्गठन होता तो क्यों होता है। मैं आपको बता दूं, जब कोई तीसरा व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है तब जाके फर्म का पुनर्गठन होता है। और फर्म में पुनर्गठन में क्या क्या मतलब क्या क्या होता है, मैं आपको बता दूं। फर्म में, एक सेकेंड, जिसे फर्म का पुनर्गठन होता है तो उसमें संपत्ति और दायित्व का होता है। क्योंकि इसमें संपत्ति बढ़ी या घटी, क्योंकि जब नया साझेदार जब प्रवेश करता है तब तब संपत्ति और दायित्व का पुनर्गठन होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में यही है, आपको बताते हैं। जब किसी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उसे फर्म को लेखा पुस्तकों में नया किया जाता है, जिसके फलस्वरूप फर्म के पुस्तकों के सभी मदों को या तो बांटकर अपलिखित किया जाता है या जिन्हें बांटा नहीं जा सकता उनको पुनर्मूल्यांकन करके नए मूल्य पर दिखाया जाता है। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, जब किसी फर्म का पुनर्गठन होता है यानी कि दोबारा से उसका समायोजन बनाया, यानी कि दोबारा से तैयार किया जाता है, तो उस फर्म को लेखा पुस्तकों में, लेखा मतलब आपको समझ में आ रही होगा कि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, जो मतलब अपना लेखा जोखा होता है, लेखा पुस्तकों में नया किया जाता है। जब साझेदार जब नया फर्म का वो करते हैं, जिसके फलस्वरूप फर्म के पुस्तकों के सभी मद वही जो संपत्ति, दायित्व, संचय, अपलिखित, यही सब होता है, या तो बांट कर अपलिखित कर दिया है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि संचय होता है, अपलिखित, जो ये सब चीज़ें होती है या तो बांट कर अपलिखित कर दिया जाता है। यहाँ पे बांट कर यानी कि क्योंकि जब प्रवेश करता है कोई साझेदार तो उसका पुनर्मूल्यांकन होता है। भाई बांटता तो जरूर जाता है आपस में, पहले पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो जो अपना जो तय करते हैं कि
या तो बांट कर ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि जो संचय उंचय हो या तो समाप्त कर दो पूरा, या तो फिर उसको आगे रहने दो। अभी हम आपको बता देंगे आगे। अपलिखित कर दिया जाता है। या फिर जिन्हें बांटा नहीं जा सकता है उनको पुनर्मूल्यांकन करके मूल्य पर दिखाया जाता है। जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, जैसे कि संचय, आपको पता होगा कि संचय जो है फर्म की एक साइड होती है, जैसे कि फर्म संचय यानी कि रिजर्व बोलते हैं। जैसे फर्म को कभी अचानक से या फिर भविष्य में कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या कभी भारी नुकसान हो जाता है किसी कारण से, फर्म ठप ना पड़े या तो फर्म पूरी तरह से बंद ना हो, उसको संचालित करने के लिए वो संचय रिजर्व बनाया जाता है। तो इसीलिए साझेदारों की सहमति से ये तो बांटा भी जा सकता है और नहीं भी बांटा जा सकता है उसको, और उनके सहमति के द्वारा उनको पुनर्मूल्यांकन करके नए मूल्य पर दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अतः आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सभी संपत्तियों तथा दायित्वों को जिसे अपलिखित नहीं किया जा सकता है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अतः आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे को बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में प्रदर्शित सभी संपत्तियों तथा दायित्व, संपत्ति यानी एसेट, दायित्व में लायबिलिटी को जिसे अपलिखित नहीं किया जा सकता है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अपलिखित का मतलब है जिसको नहीं लिखा जाता है, अपलिखित नहीं किया जा सकता है, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उसका पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ या हानि की गणना करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब हम यहाँ कुछ चीज़ एक और बताते हैं। आपको पता होगा कि एसेट यानी संपत्ति है, संपत्ति के बढ़ने पर क्या लाभ हानि होता है कि नहीं होता? होता है। संपत्ति के बढ़ने पर लाभ हानि होता है। और लायबिलिटी जानते हैं क्या? ये दायित्व यानी कि कर्जा, यह एक प्रकार का कर्जा होता है। जैसे कि हम हैं, अगर हमारा दायित्व बढ़ जाता है तो हमें लाभ होता है। दायित्व जैसे यानी कर्जा हमारा बढ़ जाए तो हम कर्जा किसी को देना पड़ेगा। अगर दायित्व हमारा घट जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, यानी कि जो कर्जदार हमारा था, जो हमसे पैसा लेने वाला था, वो अगर हमें माफ़ कर दे या किसी तरह से छोड़ दे या भूल जाए तो उसे भूलेगा तो नहीं कर्जा है ना। फिलहाल यही होता है, दायित्व बढ़ने पर हमारा नुकसान होता है, दायित्व घटने पर हमारा लाभ होता है। तो इसमें लिखा देखिए, दायित्व यानी कि लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो भैया रकम का भुगतान कर्जा है, मतलब भाई बढ़ जाता है तो हमारे लिए एक कर्जा हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, नमक चट लेते थोड़ा, क्या करे भूख नहीं लगे। आगे हम बता देते हैं, बहुत ही बढ़िया आइटम है इसमें। आज फटाफट से ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं क्योंकि और ही पढ़ाना है। देखिए, दायित्व में पता होता क्या होता है? दायित्व यानी लायबिलिटी के प्रकार, दायित्व बढ़ेगा, घटेगा या खोया हुआ या मिलेगा। देखिए, दायित्व बढ़ता है तो हमारा नुकसान है, घटेगा तो हमारा फायदा है। अगर खो गया हुआ दायित्व मिलेगा, जैसे मान लेते हैं किसी का पैसा जैसे मान लो उधार मैंने लिया था और वो 2 या 3 साल बाद हमसे मांगे तो भैया हमारे लिए नुकसान है। यानी कि इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है, इसको और भी नाम से जाने जाते हैं। या तो इसको ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये भी बोला जाता है, आपको पता होगा। और ये आपको बता दें, ये जो है एप्रोप्रिएशन का यहाँ पे मतलब होता है लाभ हानि। जो साझेदारों में जो एक व्यवसाय में जो लाभ या हानि हुई है वर्ष के अंत में, उसका जो बंटवारा होता है उसी के लिए खाता बनाया जाता है, जो कि लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को कर देना डिसलाइक और कमेंट में कर देना नो पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो दिल से लाइक करना, सपोर्ट करना, कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट करेंगे क्योंकि वीडियो में लंबी होगी। अकाउंट का मामला होता है ना। तो अगर कोई खाता, यहाँ पे सुनिए, अगर कोई खाता जो फाइनल बैलेंस लाभ हानि को प्रदर्शित करे नाममात्र खाता कहते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि नाममात्र खाता कौन से खाते आते हैं। आपको पता नहीं होगा, हमें अगर ट्रिक बता देते हैं, ये एक तरह का ट्रिक नहीं है,
ये लॉजिक भी नहीं है, एक तरह का नियम, एक तरह का नियम है, नियम। ठीक, नियम का मतलब होता है नामात्र खाता क्यों कहते हैं? तो नामात्र खाता कोई भी खाता, यहाँ पे कोई भी खाता जो फाइनल, यानी फाइनल का जो आखिरी जो वर्ष, जैसे अभी हम ही लोग हैं जो पेपर देंगे 2 साल बाद, जो पेपर हो रहा है 2 या 1 साल बाद जो पेपर लास्ट में होता है फाइनल वाला, फाइनल पेपर देने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको बोलते हैं मार्कशीट। इसी तरह इसमें भी होता है, कोई भी खाता जो लाभ हानि को दर्शाता है उसको बोलते हैं नामात्र खाता। जैसे कि अपना लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक, यही सब होता है। आगे आते हैं जर्नल एंट्रीज। एक चीज़ बता देते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में 2 साइड होती है, एक दायित्व साइड होता है, एक दायित्व, एक होता है एसेट्स। एसेट्स बढ़ने पर क्या होता है? एसेट अगर बढ़ जाती है, एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होता है, अगर एसेट्स घट जाती है तो क्रेडिट होता है। और एसेट्स का शेष हमेशा डेबिट होता है, यानी कि हम आपको दिखा देते हैं डेमो के रूप में, आपको दिखा देते हैं। पेपर हमारे पास है तब समझ में ज़्यादा बेटर आएगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से। ये देख रहे हैं, ये एसेट है हमारे, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज। एसेट्स के बढ़ने पर क्या होता है पता है? एसेट्स के बढ़ने पर क्रेडिट होता है, यानी कि ये एसेट बढ़ जाएगी तो भाई क्रेडिट हो जाए। अगर इसका शेष क्या है? ये डेबिट शेष है, ये डेबिट शेष है, डेबिट। इसका शेष क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा समझ लीजिए, ये बढ़ेगी तो भाई क्रेडिट होगी, अगर ये बढ़ेगी तो भाई डेबिट होगी। देख लो, लायबिलिटी का जो शेष होता है वो क्रेडिट शेष होता है। लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है और घटने पर भी डेबिट होती है। मतलब कहने का मतलब है लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट और बढ़ेगी तो भाई क्रेडिट है ही है। लेकिन इसके मामले में उधर हो क्या होता है, एसेट्स बढ़ती है तो भाई क्या होती है? एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है, नहीं, एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है, और घटने पर, क्योंकि पहले से क्रेडिट है, ये पहले से क्रेडिट है, सॉरी पहले से डेबिट है। अरे यार भैया बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो निकल लौट के काम खत्म। चलो हम फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से। एसेट्स यानी संपत्ति, संपत्ति का जो शेष होता है वो डेबिट होता है। देख लो भाई, संपत्ति का शेष होता है डेबिट। क्या होता है? शेष होता है जो डेबिट होता है। अगर यही संपत्ति बढ़ जाती है, किसी वजह से ये बढ़ जाती है, तो संपत्ति के बढ़ने पर क्या होता है पता है? ये डेबिट होता है। संपत्ति के बढ़ने पर यानी प्लस, यानी बढ़ने पर डेबिट होता है। यही संपत्ति घट जाती है तो भाई क्रेडिट होता है। अभी यही संपत्ति क्या है? डेबिट है पहले से, अगर ये घट जाती है, हम लिख सकते हो घटने पर क्रेडिट हो जाती है। ठीक, घटने पर क्रेडिट हो, बढ़ जाएगी तो भाई डेबिट है ही है, घटने पर क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है। ठीक, अब ये पे लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है? पहले से ही शेष है, क्रेडिट उसका शेष है। भाई बढ़ेगी तो शेष ही रहेगा, घटेगी तो डेबिट होगा, यानी कि उस सबका उल्टा उल्टा है। जैसे ये क्या होती है? घटने पर डेबिट, यानी क्रेडिट है, घट गए, घटने पर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, दोनों हैगी। पहले क्रेडिट है, अपने अपने टाइम में बढ़ेंगे तो भाई ये जैसे क्रेडिट है, बढ़ेगी तो क्रेडिट ही रहेगी, घट जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। यही सिस्टम इसमें भी है, एसेट्स में। एसेट्स अगर बढ़ती है तो भाई डेबिट होगी, घटने पर क्रेडिट होगी। क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि हमें भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आता होता है नहीं पढ़ा कर इसको समझना। लेकिन पहले ये समझो डेबिट क्रेडिट, इसी में नाच जाता है सब लोग। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो का करना है डिसलाइक, आते हैं बाद में, खा लेते हैं थोड़ा नमक और बढ़ाएंगे बाद में। सबसे पहले यही था ना, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ये तो बोला जाए नामात्र खाता है, अगर आपको पता है कि ये नामात्र खाता है तो हमें ज़रूर बताना। एक चीज़ ध्यान देना, पुनर्मूल्यांकन जब खाता जब होता है तो उसमें क्या क्या आता है? तो लाभ हानि संचय ख्याति बांटा जाता है।
ठीक है, तो वीडियो को करते हैं पॉज। बाय बाय, गुड नाइट। अभी